He's off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और बार हमारे चैनल स्ट्रेट ड्राइव में। कल की मैच के बारे में बात करें, दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में मुकाबले के बारे में, तो दिल्ली कैपिटल्स ने ये मैच जीत लिया है 2 गेंद बाकी रहते हुए। लेकिन कल का ये मुकाबला काफी संघर्ष भरा रहा, कड़ा मुकाबला रहा, ये रोमांचक मुकाबला था। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स को कल की मैच में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों के बारे में, तो गेंदबाजी काफी अच्छी की दिल्ली कैपिटल्स ने। चेन्नई सुपर किंग्स की पहली बल्लेबाजी थी। चेन्नई सुपर किंग्स ने सिर्फ 136 रन बनाए 20 ओवर में, 137 रन करने दिए थे दिल्ली कैपिटल्स को। लेकिन एक अच्छी गेंदबाजी दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा, जिसके चलते इतनी अच्छी बैटिंग, इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को 136 रनों पे सीमित कर दिया। देखिए दर्पण, ये तो लग रहा था कि जैसे कोई फाइनल का रिहर्सल हो, क्योंकि बहुत हद तक मुझे उम्मीद है कि यही 2 टीम फाइनल में आने में सबसे ज़्यादा उनके मौके हैं, चांसेस है और एबिलिटी भी है, काबिलियत भी है। तो वो ये दोनों टीम डिज़र्व करती है कि फाइनल खेले। तो कल जो मैच खेला गया जैसे एक फाइनल का रिहर्सल था, और कड़ा मुकाबला इसलिए भी था कि दोनों पहले नंबर पे रहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सिर्फ 2 गेंद से पहले ही ये विजयी शिष्य जो है धोनी के, ऋषभ पंत ने उनके हाथों से छीन लिया। तो 136 का स्कोर कोई बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन पूरा श्रेय, पूरा यश धोनी की कप्तानशिप को जाता है कि उन्होंने इतने कम स्कोर के बावजूद भी ये मैच को आखिरी ओवर की आखिरी 3 गेंद तक ले आए। तो ये वरना ये गेम तो 16-17 ओवर में ख़त्म हो जाना था। लेकिन धोनी को ये भी सोचना होगा कि ज़्यादातर मैचेस जो जितवाए हैं वो ऋतुराज ने जितवाए हैं। डुप्लेसिस भी इतने अपने नाम के मुताबिक नहीं। वो पहले हाफ में तो अच्छा ही खेले थे, दूसरे हाफ में शुरुआत तो अच्छी थी। क्योंकि अगर आप देखें चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर के बारे में, तो 46% रन उनके ओपनर्स ने बनाए। तो आप कह सकते हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि डुप्लेसिस इतना अच्छे फॉर्म में नहीं, वो बिल्कुल अच्छे फॉर्म में। वो 2-3 मैच अगर आप उनकी अगर ऋतुराज के साथ साथ डुप्लेसिस का जो रुतबा है, जो जिस फॉर्म में हमने उनको देखा है ये आईपीएल के पहले से दौर में, अगर उसके साथ अगर वो मिल जाए तो क्या है, दोनों में से अगर दोनों फेल हो जाते हैं, दोनों नहीं चल पाते हैं, तो फिर पूरा दारोमदार आ जाता है अंबाती रायडू पर, और आ जाता है जाडेजा के ऊपर। लेकिन कल मुझे एक अच्छा मूव देखने को मिला महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा कि सुरेश रैना को कल ड्रॉप किया गया था, क्योंकि वो पूरे आईपीएल में वो फॉर्म में रहे, बारी ही पड़ रहे थे। जी बिल्कुल, 3 नंबर पे कुछ रन बना नहीं रहे थे सुरेश रैना। हालांकि उनको बहुत मौके दिए गए। वो धोनी के बड़े, समझो कि पुराने खिलाड़ी है, पुराने सैनिक है, उनको धोनी के ऊपर बहुत भरोसा भी है। लेकिन पिछली आईपीएल सीजन में यही हुआ था कि धोनी ने 3 उनके जो पुराने समझो विश्वसनीय बल्लेबाज, उनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा रखा था, और उसकी वजह से वो टॉप 4 में भी नहीं आ पाए थे। लेकिन कल ये जरूरी था कि रैना को ड्रॉप करना जरूरी था, और किया भी। और ये उसके बावजूद भी दर्पण, कल धोनी ने अगर 4 विकेट गिर गए 62 रन के ऊपर, जब 9-10वीं ओवर चल रही थी, तब धोनी आए। तो कुछ मुझे लगा कि 13-14 ओवर के बाद और ज़्यादा उनको एग्रेसिव हो जाना चाहिए था, क्योंकि आपके पास डगआउट में रविंद्र जाडेजा जो इनफॉर्म है, ब्रावो बैठा है। तो फिर आप अगर 28 गेंद के अंदर 17 रन करेंगे, तो बतौर कप्तान आप कहीं ना कहीं अपनी टीम को मुश्किल में डाल रहे हैं। हालांकि वो जब 10वीं ओवर की जो बात थी वो बात अलग थी, लेकिन 12वीं-13वीं ओवर के बाद थोड़े और एक्सीलरेट करना चाहिए था। और आखिर में धोनी को यह एहसास भी हुआ, उन्होंने कहा कि 15 रन शॉर्ट पड़ गए, तो इसलिए पड़ गए कि आपके 28 गेंद में 17-18 रन आए। जी बिल्कुल, लेकिन ये तो मुझे ऐसा लगा कि ये वैसे तो इतने ऊपर बैटिंग करने के लिए कभी धोनी आते नहीं। अगर आप ये दोनों आईपीएल, ये दो जो आईपीएल है उनके बारे में बात करें, तो ये दोनों आईपीएल में धोनी कभी उतना ऊपर आए नहीं। कल मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए से ऊपर आए होंगे कि
फाइनल है, क्वालिफायर मुकाबले होंगे जब उन्हें बैटिंग करने की जरूरत शायद से पड़ जाए तो थोड़े से हाथ खोल सकते। तो मुझे ऐसा लगा कि ये प्रैक्टिस, ये रिहर्सल ही था कि जिसके चलते वो कल ऊपर आया। लेकिन आगे बात करना चाहूंगा कि ये जो उथप्पा को लेके ये जो उनकी स्ट्रेटेजी है चेन्नई सुपर किंग्स की, तो उथप्पा को बिल्कुल 1-2 चांस और मिलने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि रैना से तो काफ़ी बेहतर है उथप्पा, उन्हें 3 नंबर पे सेट करना चाहिए ये क्वालिफायर मुकाबले के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए कल एक रिपल पटेल भी एक अच्छे उम्मीदवार लगे, वो तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए। हाँ। लेकिन अगर बात करें चेन्नई की तो ये बैटिंग ऑर्डर मुझे ठीक लग रहा है कि 3 नंबर पे रॉबिन उथप्पा आएंगे, 4 पे राइडू अच्छा खेलेंगे, 5 पे जाडेजा। तो ये बैटिंग ऑर्डर अच्छा है, तगड़ी लाइनअप है चेन्नई सुपर किंग्स की। लेकिन अगर हम बात करें कल गेंदबाजी के बारे में भी, तो अश्विन हो या फिर अक्षर पटेल हो दिल्ली कैपिटल्स के लिए दोनों, और बाद में रबाड़ा, ये तीनों गेंदबाज काफ़ी इफेक्टिव नजर आए, काफ़ी इकोनॉमिकल उन्होंने कल बॉलिंग की, गेंदबाजी की, तो जिसके चलते वो 136 पे रिस्ट्रिक्ट कर पाए। और आगे पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने एक बढ़िया स्टार्ट दिया था दिल्ली कैपिटल्स को। ये पृथ्वी शॉ का यही काम है, चाहे वो अगर थोड़े काम रहते तो और रन बना पाते थे, लेकिन क्या है कि वो अगर शुरू में ऐसा स्टार्ट दे देते हैं कि फिर अगर विकेट आपकी लुढ़क भी जाती है, थोड़ा संभालना होता है तो संभाल लिया जाता है। कल उन्होंने 18 रन बनाए थे, लेकिन उनको भी चाहिए होगा कि थोड़ा टिक के खेले। पृथ्वी शॉ जैसे बल्लेबाज इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक से अगर आउट होते हैं, उनको इस तरीके से आउट होते देखना बड़ा दर्दनाक होता है, क्योंकि जी। लेकिन मैंने ये सेकंड हाफ में ऐसा देखा है, जब हाँ। सेकंड हाफ आईपीएल का चल रहा है तब मैंने ऐसा देखा है कि पृथ्वी शॉ कई बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को लेग साइड पे मारना चाह रहे हैं, जिसके चलते वो 2-3 बार आउट भी हुए। कल भी ऐसा ही कुछ हुआ था, ऑफ स्टंप फिर बाहर की भी दिक्कत ये है कि इसका ऐसा हो रहा है, लगातार हो रहा है, फिर भी सुधरने का नाम नहीं। वो पहले हाफ में अच्छा खेल रहे थे, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को नहीं, अब इसी दौर की बात है, वो तो अभी बात पुरानी हो गई। अब यहाँ से पहले दौर में बहुत अच्छा खेले थे और 3 बार उन्होंने अवार्ड भी पाए, लेकिन अब सेकंड दौर में, और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अब आईपीएल के लिए जो दौड़ है उसके में वो कहीं पिछड़ रहे हैं जी। एक पारी कल शुभमन गिल की भी अच्छी आ गई, लेकिन पृथ्वी शॉ जैसे बल्लेबाज जो होनहार है, उनके स्ट्रोक्स देखने लायक होते हैं, बड़े दर्शनीय होते हैं, लेकिन वो अपने आप पे थोड़ा काबू रखे। हालांकि दिल्ली की टीम बड़ी चुस्त दुरुस्त लग रही है, धवन फॉर्म में है, ऋषभ पंत अपना काम कर जाते हैं, श्रेयस अय्यर कल खेल नहीं पाए, लेकिन श्रेयस अय्यर इन फॉर्म बल्लेबाज है और जिम्मेदाराना क्रिकेट खेलते हैं। तो ये लग रहा है कि धोनी को देखिए, अब जो टॉप 3 की जो टीम है, एक भूतपूर्व कप्तान है, एक वर्तमान कप्तान है जो 3 नंबर पर है, और एक आने वाले भविष्य के कप्तान है ऋषभ पंत, वो 2 नंबर पे, वो अभी तो पहले नंबर पे हो गए। तो कैप्टनशिप करते हुए ऋषभ पंत को देखना भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो अपने आप पर टेंशन को हावी नहीं होने देते। जी बिल्कुल। लेकिन अगर आप बात करें कल शार्दुल ठाकुर के बारे में भी, तो शार्दुल ठाकुर ने जब गेंदबाजी के लिए आए तो मैच का पूरा रुख वैसे बदल दिया था, क्योंकि बीच में ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स इजीली ये मैच जीत जाएंगे, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने एक ही ओवर में 2 विकेट चटका के मैच का पासा थोड़ा सा बदल दिया था। एक बार टेंशन का माहौल देखने को मिला था दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में कि शायद से यहीं से मैच हार ना जाए, लेकिन वो तो हेटमायर ने एक अच्छी जिम्मेदाराना बैटिंग की और वहीं से 2 गेंद रहते हुए दिल्ली कैपिटल्स को ये मैच जितवा लिया। लेकिन शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी काफ़ी अच्छी रही कल। देखिए, ठाकुर के हाथ कमाल के हैं, वो इतने खौफनाक दिखते नहीं, लगते नहीं, लेकिन कोई गेंद ऐसी गिर जाती है जिसके लिए शायद बैट्समैन तैयार भी नहीं होता। और एक बात है कि जब हार्दिक पांड्या के विकल्प के तौर पे ठाकुर को जरूर देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो कमियां फिलहाल हम हार्दिक पांड्या में देख रहे हैं कि वो बॉलिंग नहीं कर पाते हैं, अभी उनका स्ट्राइकिंग जो है वो इतना ट्रस्टेड नहीं रहा है। तो वो देखते हुए इंडियन टीम ठाकुर के ऊपर गौर करे तो बड़ा अच्छा होगा। आपको क्या लगता है दर्पण? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि हार्दिक पांड्या से तो बेहतर ही विकल्प है ये, क्योंकि हार्दिक पांड्या 4 ओवर गेंदबाजी नहीं कर सकते, शार्दुल ठाकुर 4 ओवर गेंदबाजी करके और विकेट भी निकाल के देंगे। जी बिल्कुल, और अगर चाहिए 20-30 रन चाहिए होंगे तो अभी वो बना के देंगे, और दिग्गज बल्लेबाज की विकेट आपको लेके देंगे। जी बिल्कुल। और आपने बोला रिपल पटेल का नाम, तो बिल्कुल रिपल पटेल से मैं कल इंप्रेस हुआ कि भले उन्होंने 20 गेंदों में 19 से 18 रन बनाए, लेकिन सेंसिबल बैटिंग की थी। वो तो एक थोड़ा सा
मिस हिट जैसा लग गया है, बॉटम पे लगा था, अदरवाइज वो मेरे ख्याल से वो छक्का ही होता। तो बड़े समझो उसका है ना फिजिक्स भी बड़ा जोरदार है। तो गेंद को उसके पावर जैसे वेस्ट इंडीज प्लेयर्स में जैसे पावर होता है उस तरीके से वो पावर अपने बॉडी से जनरेट कर पाते हैं। और वैसे भी उनका समझो डोमेस्टिक में 185 का स्ट्राइक रेट है, तो उनके ऊपर भी निश्चित से गौर किया जाना चाहिए। और कल रिपल को मौका मिला तो बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे ऐसे होनहार बल्लेबाज जो हमारा भविष्य बना सकते हैं, वैसे भी अभी डगआउट में बैठे और ऐसे कितने होंगे जो अभी यहाँ तक पहुंचे नहीं हैं। और एक दो फ्रेंचाइजी और बढ़ेगी तो जैसे ऐसे खिलाड़ियों को जरूर मौका मिलेगा और हमारा क्रिकेटिंग फ्यूचर बड़ा ही अच्छा होगा। लेकिन सर कल एक हैरानी वाला डिसीजन था महेंद्र सिंह धोनी का कि ब्रावो को आखिर में लेके आए, 17वीं ओवर में ब्रावो को वो लेके आए। मुझे ऐसा लगता था कि ब्रावो को जल्दी से लेके आना चाहिए था, तो शायद से ये मैच चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बन सकता था अगर ब्रावो को वो जल्दी लेके आते तो ये धोनी के जो डिसीजन होते हैं वो हमारी समझ से परे होते हैं। कई बार वो काम कर जाते हैं और कई बार अगर नहीं भी कर पाते हैं तो उनका कोई ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों किया। लेकिन कल मानना पड़ेगा कि हेटमायर के सामने ब्रावो बेबस दिखे, तिलमिला उठे, लाइन लेन का कोई ठिकाना न रहा। और जो है कल हेटमायर ने दिखाया कि कहां पे आप उन्हें खेल सकते हो। अगर आप मिडल स्टंप पे आके आप खड़े रहते हो तो ब्रावो अपनी लाइन और लेन भूल जाते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर क्या करते हैं कि वो वाइड की जो लाइन रहती है वहां पे वो गेंदबाजी करते हैं ब्रावो और स्लोवर डिलीवरी। लेकिन हेटमायर मिडल स्टंप पे खड़े रह के वो गेंद को आसानी से हिट कर रहे थे, तो पता नहीं चल रहा था ब्रावो को कहां पे गेंदबाजी की जाए। ये दर्पण बेस्ट मोमेंट मुझे लगा। और जो ऋषभ पंत मतलब कि दिल्ली कैपिटल्स ने जो चेंज किए, हेटमायर को आखिर में लेके आए, बीच में अश्विन को भेज दिया कि भाई आप जाओ, जो खेल सकते हो खेलो। और आखिर वो बात अलग है, खेल नहीं पाए। लेकिन अगर जो उनको बस मारना था, उनको ऐसा नहीं था कि थोड़ा विकेट टिकाने के लिए गए थे, वो मारते मारते मरे, तो उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है दर्पण। लेकिन हेटमायर को मारना था, उसीलिए उनको आखिर में रखा गया था। और हेटमायर इतने खतरनाक है। और देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पीटने के बाद, ब्रावो को पीटने के बाद जब जीत गए तो वो पीछे से उसके ऊपर चढ़ बैठे और ब्रावो ने भी बड़ा स्पोर्टिंग उनको रिस्पॉन्स दिया। तो यही तो क्रिकेट का मजा। इसलिए तो कहते हैं कि क्रिकेट एक जेंटलमैन का गेम है। देखो जिस ब्रावो को पिटाई की और हेटमायर ने ब्रावो को मार के टीम को जिताया, वही हेटमायर इस तरीके से मजाक कर सकता है। तो ये तो भला जो वेस्ट इंडीज खिलाड़ी है ना, बड़े दिलदार होते हैं, शरीर के बड़े बड़े पहलवान होते हैं, लेकिन दिल के बड़े भोले होते हैं। और ये भी मानना पड़ेगा कि वेस्ट इंडीज को काबू में करने के लिए सामने कोई वेस्ट इंडीज वाला बैट्समैन होता है तो वो काबू में आ सकते हैं। कल ऐसा प्रूव भी हुआ। लेकिन दर्पण ये मैच देखने का बड़ा मजा आ गया। जी बिल्कुल। और आज का जो मुकाबला है मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच, राजस्थान रॉयल्स को ये मैच जीतना होगा, तभी वो क्वालिफाई के लिए रेस में बना रहेगा। अगर यहाँ से राजस्थान रॉयल्स हारता है तो उसकी उम्मीदें कम हो जाएगी। तो आज राजस्थान रॉयल्स के लिए करो या दोनों को जीतना है। नहीं, मुंबई इंडियंस तो ऐसे भी गेम से अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि रेस से बाहर है। केकेआर अभी जो रेस है वो केकेआर, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच है। केकेआर ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। अभी जो भी जीतेगा बेहतर स्ट्राइक रेट से जीतेगा, तो इफ एंड बट्स पे पूरा टेबल का जो है भविष्य उसके ऊपर चला जाएगा। लेकिन आज दोनों के लिए जीतना जरूरी है। तो आप ये मुकाबला देखना ना भूले, जरूरी मुकाबला देखें। और दूसरे दिन हमारे जो पोस्ट मैच एनालिसिस के जो शो होते हैं वो आप देखना ना भूले। कृपया आप, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें। लेकिन हाँ दर्पण, एक बात जाते जाते कहना चाहूंगा कि अगर वो कैच पकड़ लिया होता हेटमायर का, किसने छोड़ा था? गौतम ने। तो गौतम ने वो गोता लगा दिया उल्टा। अगर वो कैच पकड़ लिया होता, वो कैच पकड़ लिया होता, हाथ में आया हुआ कैच, वो कैच पकड़ लिया होता तो हो सकता था कि ये मैच धोनी के हाथ में होता। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ शो को समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।